आंटी सरोज दत्त मेरे करीब बैठी हुई थी। मैंने बेख्तियार उनसे पूछा, आंटी आप नाथू हीरा नामी किसी शख्स को जानती हैं? मेरे इन अल्फाज से यूँ महसूस हुआ जैसे सरोज दत्त जी पर एटम बम फटा हो। वो बुरी तरह चौंक पड़ी और फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी। फिर उन्होंने सरसराते हुए लहजे में कहा, ये नाम तुम्हारी ज़ुबान पर कैसे आया? किससे सुना तुमने ये नाम? आप मुझे उसके बारे में बताइए। बराह करम ये बताओ कि तुमने इस बारे में कैसे सुना? उन्होंने खौफजदा लहजे में कहा, आंटी कि आपके ख्याल में नाथू हीरा नामी आदमी रीता जी की ये हालत कर सकता है? नाथू हीरा, आंटी ने सरसराते हुए लहजे में कहा। फिर बोली, भगवान के लिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बताओ ये नाम तुम्हारे इल्म में कैसे आया? आप जिद किए जा रही हैं आंटी, आप मुझे इस बारे में बताना पसंद नहीं करेंगी। क्या बताऊँ तुम्हें? वो तो ख़त्म हो चुकी हैं, अब इस संसार में उनका वजूद नहीं रहा। हालांकि मैंने उन्हें मना किया था, बहुत समझाया था मैंने उन्हें। नाथू हीरा हमारे मुलाजमों में से था, बहुत अरसे तक हमारे साथ रहा, बल्कि यूं समझ लो बच्चा ही था और हमें उसे पालना पड़ा। लेकिन नौकर की औलाद थी, ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी उसको। फिर उसने कुछ ऐसी हरकतें की जो कैलाश दत्त जी को नापसंद आई। उन्होंने नाथू हीरा को घर से निकाल दिया। वो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। उसने कहा कि इन हरकतों के पीछे उसका हाथ नहीं है, लेकिन कैलाश जी में एक खराबी थी, जिसकी तरफ से दिल खराब हो जाता उसे फिर कभी अहमियत नहीं देते। वो समझाते रहे। नाथू हीरा का मसला कुछ ऐसा था कि उसमें कुछ उलझने भी थीं। वो हमारे पास आता रहा और कैलाश जी उसे हर बार धुतकार कर निकालते रहे। एक बार उन्होंने मुलाजमों से उसकी पिटाई भी कराई, अच्छा खासा जख्मी कर दिया उसे, मगर वो फिर भी बाज ना आया। बार बार आ जाता और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। यहाँ तक कि कैलाश जी का दिमाग एक दिन गुस्से से भर गया। वो नाथू हीरा को अपने साथ शमशान घाट ले गए और वहाँ जाकर उसे गोली मार दी। 2 आदमी अपने साथ ले गए। उन दोनों आदमियों ने उसे वहीं जला दिया और इसके बाद ये लोग वापस आ गए। हीरा की कहानी वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन चूंकि ये कत्ल था और उन 2 आदमियों के अलावा कोई भी इस बारे में नहीं जानता था, इसका मतलब है कि वो मर चुका। हाँ, जभी तो मुझे इतनी हैरानी हुई तुम्हारी ज़ुबान से उसका नाम सुनकर। अब तो ये बात भी खासी पुरानी हो चुकी है। वो दोनों आदमी कौन हैं आंटी, जो उस वक्त कैलाश दत्त जी के साथ शमशान घाट गए थे? उन दोनों में से कोई अब मौजूद नहीं है। बीमार हो गए थे, मर गए थे थोड़े ही अरसे के बाद। उन पर खौफ तारी था। तो ये था नाथू हीरा का किस्सा। आंटी, अगर मैं ये कहूँ कि इन खौफनाक हालात के पीछे नाथू हीरा का ही हाथ है तो आप यकीन कर लेंगी? हैं? सरोज दत्त का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। हाँ, वो मुझे मिला था। कौन? उन्होंने सहमे हुए लहजे में पूछा। नाथू हीरा। क्या कह रहे हो? भगवान के लिए मुझे ना डराओ। नहीं आंटी, सच कह रहा हूँ। मैंने उन्हें पूरी कहानी सुना दी और सरोज दत्त जी थर थर कांपने लगी। उन्होंने दोनों हाथों से सर पकड़ते हुए कहा, हे भगवान, कई बार ये ख्याल मेरे मन में आया था, कई बार मैंने इस बारे में सोचा, मगर रोशन ख्याल हूँ, इन बातों पर यकीन नहीं रखती। मगर तुम जो कुछ कह रहे हो, मुझे नाथू हीरा का नाम मालूम नहीं था आंटी। जाहिर है अगर कोई ऐसा वाक़या नहीं होता तो आपको ये कहानी कैसे सुनाता। हाय, ये बात तो बिल्कुल ही अलग निकली। अब क्या होगा? वो हमसे बदला लेने पर तुल गया है, अब नहीं छोड़ेगा वो हमें। सरोज दत्त जी का चेहरा धुले लट्ठे की तरह सफ़ेद हो गया। मैं भी इन हालात से परेशान था। ये एक नई कहानी शुरू हो गई थी। इसका मकसद ये है कि बाकी लोग सिर्फ यूं ही हल्की फुल्की कोशिशें कर रहे थे और यही बात सरोज दत्त जी ने दोहरा दी। मेरा ख्याल उन लोगों की तरफ था, हालांकि ये सब लालची हैं, बेईमान हैं, और मैं ये सोचती थी कि उन्होंने ही कोई चक्कर चलाया है। मगर तुम जो कुछ कहते हो गलत नहीं है। अब ये बताओ क्या होगा? आंटी, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह मुमकिन नहीं है। इसका सिर्फ एक ही हल है और आप वादा करें मुझसे कि मेरी नीयत पर शक नहीं करेंगी। तुम्हारी नीयत पर तो मैं ज़िंदगी भर शक नहीं करूँगी। आखिर क्या हल है इसका? आपको अपना धर्म बदलना होगा। सरोज दत्त मुतहय्यराना निगाहों से मुझे देखने लगी। हाँ आंटी, आपको और रीता को मुसलमान होना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हो आकिल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं आपको हल बता रहा हूँ आंटी, आप सोचें, गौर करें, और अगर आपके दिल में कोई गुंजाइश पैदा हो तो बराहे करम मुझे इस बारे में ज़रूर बताएं। अब तो ये मुझ पर फ़र्ज़ हो गया है कि मैं मज़ीद उस वक्त तक यहाँ रहूँ जब तक कि आप इस सिलसिले में कोई फ़ैसला न कर लें। मगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल कैसे आया? बस ये समझ लीजिए आंटी कि जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, उसके नतीजे में ये बात मुझ तक पहुँची है और यही इसका हल है। मेरे ख्याल में इसका और कोई हल नहीं है।
और अगर ऐसा हो जाए तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। मुझे खुदा की ज़ात पर पूरा पूरा यकीन है। ताज्जुब है। एक ऐसी अनहोनी बात कही है तुमने जिस पर मैंने ज़िंदगी के कभी किसी हिस्से में गौर नहीं किया। नहीं आकिल, तुम्हारा कहना अपनी जगह अच्छा है, मगर यह हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हमारा पूरा ख़ानदान है, पूरी जान पहचान है, बहुत से मुसलमानों से हमारा ताल्लुक़ है, दोस्ती है हमारी, मगर कभी ये बात हमने ख्वाब में भी नहीं सोची। मैं आपको मजबूर नहीं करता आंटी, बस यूँ समझ लीजिए कि अगर कोई हल मेरे जहन में आता है तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। तुमने अजीब उलझन में डाल दिया है मुझे। हाय राम, नाथू हीरा है। इन मामलात के पसे पुश्त वो सोचती रहीं। उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, अब मुझे इजाज़त दो, ज़रा आराम करूँगी, पता नहीं कैसी तबीयत हो गई है। मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी। ये वाक़यात जिस कदर मुझे उलझा रहे थे, आपको भी इसका अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन ना जाने क्यों अंदरूनी तौर पर मैं यहाँ से जाने के लिए आमादा नहीं था उस वक्त तक जबकि इस सिलसिले का कोई हल ना निकल आए। वैसे भी मेरे अपने ख्यालात में खासी तब्दीली रूनमा हो चुकी थी और ये बात अब मेरे दिल में जड़ पकड़ती जा रही थी कि जब मेरी ज़िंदगी आम इंसानी ज़िंदगी से इस कदर हट कर है तो फिर इस सिलसिले में मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी का और कोई बेहतर मसरफ़ नहीं हो सकता। फिर कुछ और तब्दीलियाँ अचानक ही रूनमा हुई। उस दिन दोपहर का वक्त था। हवेली के मामूलात जूं के तूं चल रहे थे। रीता की बेहतर हालत से हम सभी को खुशी थी, लेकिन जब से सरोज दत्त जी ने नाथू हीरा का नाम सुना था, उनका खाना पीना हराम हो गया था। रीता को तो उन्होंने कुछ नहीं बताया और मुझसे भी मना कर दिया कि उसे इस बारे में तफसील न बताई जाए, लेकिन खुद वो हर वक्त सहमी सहमी रहती थी। एक दो बार मैंने उनसे इस मौजू पर बात करने की कोशिश भी की तो वो दोनों हाथ जोड़कर बोली थी, भगवान के लिए चुप हो जाओ, मैं ज़्यादा नहीं सुन सकती। मेरी कैफियत अब रीता से भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि अब इसका नतीजा क्या होगा। मैं बार बार अपने मतलब को बयान नहीं करना चाहता था। एक बार मैंने सरोज दत्त जी के कानों में बात डाल दी जिसका दर हकीकत मुझसे भी कोई वास्ता नहीं था। अब फैसला करना उन्हीं का काम था। वैसे भी मुझे ये सब कुछ उनसे कहते हुए बहुत अजीब लगता। रीता से अब इस मौजू पर बात नहीं हुई तो बात उस दोपहर की हो रही थी जब एक गाड़ी हवेली से अंदर दाखिल हुई और उससे दो अफराद उतरे। उनमें एक मुअम्मर शख्स थे जो बहुत खूबसूरत किस्म के सूट में मलबूस थे। दूसरा एक नौजवान लड़का था जो बेहद हसीन नजर आ रहा था। दोनों की वजाहत काबिल दीद थी। मैं हैरानी से उन दोनों को अपनी खिड़की से देखता रहा। ये वही खिड़की थी जिससे मुझे बाहर के मनाजिर साफ नजर आते। मैंने इस सिलसिले में कोई मुदाखलत मुनासिब नहीं समझी और इंतज़ार करता रहा कि मेहमानों का क्या मसला हल होता है, लेकिन काफ़ी देर गुजर गई, वो वापस नहीं गई। मैंने इस ख्याल को जहन से निकाल दिया। सरोज दत्त जी के मिलने जुलने वाले कभी कभार यहाँ आते रहते थे, पर खसूसी एहतमाम किया गया था शाम की चाय पर, और ये चाय उन मेहमानों के एजाज़ में लॉन पर ही लगवाई गई। मुझे भी खसूसी तौर पर मदऊ किया गया। मुअम्मर शख्स ने मुझे देखते हुए हाथ बढ़ाया और कहा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई प्रिंस, लेकिन ये पता नहीं चला कि आपकी रियासत कौन सी थी या है। मेरी रियासत रूपोश है और इस सिलसिले में मुझे हदायत जारी की गई है कि मैं उसका नाम किसी को ना बताऊं। हाँ, इस तरह आपकी शख्सियत दिलकश तो है ही, पुरस्कार भी हो गई है। वैसे हमने तो खलूस दिल से आपको शहजादा तस्लीम कर लिया। रियासत के साथ साथ आपको अपना नाम भी ना बताने की हदायत की गई है। जी, यही समझ लीजिए। खैर भाई, हम जिद नहीं करते। जब भाभी जी ने हमें इस बारे में नहीं बताया तो फिर हम पूछने वाले कौन हैं। वैसे हमारी कोई रियासत नहीं है, इसलिए हमें अपना नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं होती। फिदवी को तौकीर ज़मान कहते हैं और ये मेरा बेटा तनवीर है। तनवीर जमा कह लो इसको। मुझे एक लम्हे के लिए हैरत हुई। ये दोनों मुसलमान थे। सरोज दत्त जी ने तारुफ कराते हुए कहा, तौकीर जमा मेरे देवर हैं। बस यूं समझ लीजिए कि कैलाश का इनसे गहरा दोस्त और कोई नहीं था, बल्कि दोस्त कहते हुए अजीब लगता है। अगर धर्म बीच में ना होता तो दोनों सगे भाइयों की तरह थे। लीजिए भाभी जी, हमारे बीच धर्म कहाँ से आ गया? सारे झगड़े तो ख़त्म कर दिए थे हमने दीन धर्म के। आपको कब एहसास हुआ कि हम दोनों के धर्म अलग अलग हैं? इंसानियत के नाते सगे भाई थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। पहले तौकीर जी यहीं दिल्ली में रहते थे, अब काफ़ी अरसे से अमेरिका में रहते हैं। कल ही आया और आज यहाँ आ पहुँचा। जाहिर है मेरा इन लोगों के अलावा और कौन है। वैसे दिल्ली में कुछ जायदादें वगैरह फ़रोख्त करनी थी। बहुत अरसे से काम अटका पड़ा था, इस सिलसिले में यहाँ आना हुआ, वरना मेरा मुस्तकिल क़याम अमेरिका ही में है। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। मैंने कहा, खुशी तो मुझे भी तुमसे मिलकर हुई है, मगर बस ज़रा गोलमाल है, इसलिए थोड़ी सी तबीयत उलझी हुई है।
मैं मुस्कुराकर खामोश हो गया। तनवीर बहुत अच्छी तबीयत का मालिक मालूम होता था। मुझसे थोड़ी देर में काफ़ी घुल मिल गया। रीता भी हमारे साथ थी और तनवीर से काफ़ी बेतकल्लुफ़ी से बातें कर रही थी। जब तौकीर जमा और सरोज दत्त जी आपस में गुफ्तगू करते हुए वहाँ से उठकर चले गए तो तनवीर ने कहा, रीता मेरी बचपन की साथी है, बचपन से साथ रहा है हम दोनों का, और इतने अरसे रहा है कि इससे दूर होकर हमेशा दिल में एक खला महसूस हुआ। हाँ तनवीर बहुत नटखट थे हमेशा से, अब तो ये इतने खूबसूरत और शानदार हो गए हैं कि देखकर इन पर नज़र ही नहीं टिकती, वरना पहले अजीब से हुआ करते थे और सूखे सड़े, और मुझे हमेशा इन पर गुस्सा आता कि ये इतने दुबले क्यों हैं। तो ये समझ लो तुम्हारी वजह से अमेरिका में रहकर जान बनाई है, तनवीर ने हंसते हुए कहा। फिर बोला, यार प्रिंस माफ़ करना, ज़रा तबीयत में बेतकल्लुफ़ी ज़्यादा है, कोई उल्टी सीधी बात कर जाऊं तो अपनी रियासत में ले जाकर कहीं फांसी पर ना चढ़वा देना। नहीं, आप जैसे लोगों को तो दिल में रखा जाता है तनवीर साहब। भाई बहुत बड़ी बात कह दी, हम भी क्या फ़ख्र से गर्दन अकड़ाए कड़ाए फिरेंगे कि एक शहजादे ने हमारे लिए ये अल्फाज कहे, सिवाय इस रीता की बच्ची के। पता नहीं ये हिंदू घराने में क्यों पैदा हो गई, मुझे इससे हमेशा यही चिढ़ाती रही। तो आप इन्हें मुसलमान कर लीजिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। खुदा की कसम अगर मेरा बस चले तो जादू पढ़कर फूंक दूं इन पर। हाय, अगर ये मुसलमान हो जाए तो फिर मेरे हाथ से कैसे बचेगी। मुंह धो रखिए तनवीर जी, अगर मेरे दिल में कभी मुसलमान होने का ख्याल आया भी तो आपकी वजह से उसे तर्क करना पड़ेगा। अरे क्या बकवास करती है, यानी हम इतनी मोहब्बतों का इजहार करती हैं और तू हमेशा, तुझे तो बचपन ही से मुझसे नफरत है। खैर नफरत तो ना कहीं से, मगर अब तो आप अच्छे हो गई हैं, रीता हंसती हुई बोली। माहौल बहुत खुशगवार था। तनवीर और रीता के दरमियान बड़ी बेतकल्लुफ़ी मालूम होती थी। मैंने एक लम्हे के लिए तनवीर की आंखों में देखा और उनमें रीता के लिए मोहब्बत के आसार पाए, लेकिन जाहिर है कि ये बात उन दोनों के दरमियान कभी परवान नहीं चढ़ सकती थी, क्योंकि दोनों के मजहब अलग अलग थे। इन दोनों बाप बेटों के आ जाने से माहौल में एक खुशगवार तब्दीली पैदा हुई। सरोज दत्त की कैफियत तो मैं नहीं जानता, लेकिन रीता इन दिनों काफ़ी मसरूर और खुश नज़र आ रही थी। मैंने उसके चेहरे पर गुलाबी रंग बिखरते हुए देखा। अपनी कैफियत बहाल होते ही उसने इस तेज़ी से रंगरूप निकाला था कि देखकर हैरत होती। रात को कुछ होती थी तो सुबह को कुछ होती, बिखरी बिखरी। उसकी आंखों में भी एक अनोखी जाज़बियत पैदा हो गई थी। गालिबन वो इन दिनों बहुत ज़्यादा खुश थी। डिनर पर भी मैं उन लोगों के साथ था। तौकीर जमा काफ़ी बेतकल्लुफ़ आदमी थे। सरोज दत्त को बड़े प्यार से भाभी कहते थे और बहुत मुखलिस इंसान मालूम होते थे। बाप की तमाम सिफ़ात बेटे में भी आई थी और उन दोनों की बेतकल्लुफ़ी ने माहौल को बहुत ज़्यादा खुशगवार कैफियत बख्श दी। उस रात हम 12 साढ़े 12 बजे तक जागते रहे। कोई ऐसी बात नहीं हुई जो काबिल ज़िक्र होती। तौकीर जमा से कैलाश दत्त के बारे में बातें होती रहीं। उन दिनों के किस्से दोहराए गए। तनवीर वगैरह भी बहुत खुश थे और बीच बीच में बोल पड़ते। तौकीर जमा ने कहा, आप चाहे कुछ भी कहें भाभी, मैंने हमेशा ही आपसे बात कही है, बेकार है यहाँ रहना, कोई फ़ायदा नहीं। आप भला इतना बड़ा कारोबार और जायदाद कैसे संभाल सकती हैं। इन सारी चीज़ों को बेच बाच दीजिए और मेरे साथ अमेरिका चलिए, हर तरह की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। सरोज दत्त जी के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। उन्होंने कहा, ये तो आपने सच कहा भैया जी, सब कुछ संभालना मेरे बस की बात नहीं है। और फिर भगवान ने मुझे इन दिनों ऐसी मुसीबत में डाल रखा है कि जीते बनती है न मरते। भगवान की सौगंध, अगर रीता इस दुनिया में ना होती तो मैं तो मर जाना ही पसंद करती। तौकीर जमा चौंक पड़े। गहरी निगाहों से उन्होंने सरोज दत्त का चेहरा देखा, फिर बोले, और ये बात आपने मुझसे छुपाए रखी भाभी जी। समझ में नहीं आता कि इंसान वो कौन सी जुबान लाए जिससे दूसरों को अपनी सच्चाई का यकीन दिला सके। मुझे ये सुनकर दुख हुआ है भाभी जी, आप किसी परेशानी का शिकार थी और मैं वहाँ अमेरिका में चैन की बंसी बजा रहा था। इससे ज़्यादा दुख की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। अब आपको फैसला करना पड़ेगा भाभी जी। क्या फैसला? मेरे बारे में ये बताना पड़ेगा आपको कि आपके दिल में मेरे लिए क्या मुकाम है। भैया जी, इंसान बड़ा कमज़ोर होता है, इसमें कोई शक नहीं कि मुसीबतों में उसे सहारों की तलाश होती है, लेकिन उन दिनों वो बड़ा मोहतात हो जाता है, सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे। हर शख्स अपनी अपनी उलझनों का शिकार होता है। बस भैया जी, अपनी इन उलझनों ही में आपको अपनी विपता ना लिख सकी। खैर भाभी जी, आपने जो कुछ किया वो आप जाने और आपका दिल, मगर मुझे बता तो दीजिए बात क्या है। सरोज दत्त सोच में डूब गई। चंद लम्हात खामोश रहीं, फिर बोली, कैलाश जी का सारा खानदान आपको तो पता ही है कि हवेली में जमा है। ये सब उनकी ज़िंदगी ही में हमारे साथ रहते थे। मैंने तो कभी भूल कर भी नहीं सोचा कि इनमें से कौन कौन है। कैलाश दत्त जी अगर किसी कुत्ते को भी पकड़ लाते और हवेली में बांध देते तो भगवान की सौगंध
मैं कभी उसकी तरफ नज़र भर कर भी नहीं देखती। वो जाने और उनका काम, लेकिन उनकी आंखें बंद होने के बाद इन लोगों ने आपस में ख्याली तौर पर हमारी सारी जायदाद का बंटवारा कर लिया। क्या मतलब? बस भैया जी सारे के सारे साजिशों में लग गए हैं। हर शख्स ये सोचता है कि किसी तरह कैलाश दत्त जी की दौलत उनके हाथ आ जाए। पता नहीं क्या क्या चक्कर चला डाले हैं इन्होंने। खैर, भगवान की याद से तो ये ना हो सका कि वो मेरे सामने सीना तान कर आ जाते। इतनी हिम्मत नहीं है किसी की, मगर साजिशें कर रही हैं। और सच्ची बात यह है कि इन साजिशों ने मुझे ज़िंदगी से आजिज़ कर डाला है। तौकीर जमा साहब गुस्से में भर गए और बोले, और आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया इन ससरों की ये मजाल के कैलाश की दौलत की तरफ आंख उठा कर देखें। ये दौलत सिर्फ रीता की मलकियत है भाभी जी। मजाल है किसी की जो एक पाई भी आपकी मर्जी के खिलाफ इसमें से ले सके। अरे मैं सबको निकाल बाहर करता हूँ। अगर हिंदुस्तान में नहीं हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब भी यहाँ मेरे इतने असर व रसूख हैं कि मैं इन सबको जेल में बंद करा सकता हूँ, सारी ज़िंदगी जेल में सड़वा सकता हूँ। आपको मुझे ये पहले बताना चाहिए था। निकाल बाहर करें इन ससरों को, मैं सबको देख लूँगा। आप फिक्र क्यों करती हैं? ये तो बहुत मामूली सी बात है। नहीं भैया जी, मैं ये भी नहीं चाहती। बस ऐसा है कि इन लोगों से मेरी जान बच जाए। तौकीर जमा साहिब खामोशी से सरोज दत्त की सूरत देखते रहे। तनवीर, अब तो मेरे साथ जापान नहीं जाओगे? जी डैडी, तनवीर ने कहा। तुम यहाँ इनके साथ रुकोगे, सूरत हाल पर नज़र रखोगे? मैं भाभी जी कुछ अरसे के लिए जापान जा रहा हूँ। इतना ज़रूरी काम है कि अगर ना पहुँचा तो बड़ी मुश्किलात का शिकार हो जाऊँगा। बस जहाँ आपने इतने दिन निकाले हैं वहाँ थोड़े दिन और निकाल लीजिए। जापान से वापसी के बाद सबसे पहला काम ये करूँगा कि इन तमाम असासों को फ़रोख्त करूँगा, दौलत इकट्ठी करूँगा और उसके बाद हम अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। आपने बिला वजह मेरे और अपने दरमियान इतने पर्दे डाल रखे हैं। बेशक मैं मानता हूँ हमारा दीन एक नहीं है, आपका धर्म कुछ और है, मेरा कुछ और, लेकिन मैं कौन हूँ ये भी आप अच्छी तरह जानती हैं। नहीं भैया जी, ये तो बस भगवान का मसला है, हमारा इसमें कोई दोष नहीं। दीन धर्म नस्लों से चलती हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, मगर हाँ ये तो बताइए ये लोग करते क्या हैं? क्या क्या चक्कर चला रखे हैं इन्होंने? कोई ऐसी बात तो नहीं है? अगर आप कहें तो मैं पुलिस का बंदोबस्त कर दूं यहाँ पर। नहीं भैया जी, ऐसी बात नहीं है। ये कमबख्त जादू टूने से काम चला रही हैं। ये अपनी फील्ड नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं वो? रीता का सत्यानाश करके डाल दिया है। बेचारी ऐसी ऐसी मुसीबतों से गुजर रही है कि भगवान ही से बचाए रखे तो ये बचे। तनवीर ने चौंक कर रीता की तरफ देखा और रीता मुस्कुरा दी। तनवीर कहने लगा, और मोहतरमा रीता साहिबा ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। आजकल ये जादू का शिकार हैं खूब। वैसे जादू चीज़ तो बुरी नहीं है, वो कम अज़ कम इंसान की शख्सियत में बड़ा हुस्न पैदा कर देता है। तनवीर बेटा, तुम इसकी कैफियत मत देखो तो अच्छा है। क्या हो जाता है इसे, ये मालूम हो जाए तुम्हें तो दिल पकड़ कर रह जाओ। अब तो मैं यहाँ हूँ ही, देखता हूँ मेरी मौजूदगी में कौन सा जादू काम करता है। सरोज दत्त ने हंसकर मेरी तरफ देखा और बोली, चलो तुम्हारा एक साथी आ गया प्रिंस। इस बार सभी ने चौंक कर मुझे देखा और तौकीर जमा कहने लगा, भाई प्रिंस कोई मौक्किल वगैरह तो नहीं है? लगता तो ऐसे ही है। प्रिंस के अलावा इनके बारे में और कुछ कहा ही नहीं जाता। ज़रा सा तो तफसीली तारुफ हो जाता, कोई हर्ज नहीं था। हो जाएगा भैया जी, बाद में हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, सरोज दत्त ने कहा और तौकीर जमा खामोश हो गए। यहाँ बातें होती रहीं। 12:30 बजे हम लोग उठ गए। रात पुरसुकून गुजरी और कोई ऐसी खास बात नहीं हुई। यूँ लगता था जैसे नाथू हीरा इस वार्निंग के बाद गुम हो गया हो। समझ में नहीं आता था कि अब क्या होगा। वैसे इस पुरसुकून माहौल से रीता की सेहत और शख्सियत पर वाकई बहुत अच्छा असर पड़ा। दूसरे दिन सुबह ही सुबह तनवीर से मुलाकात हो गई। मुस्कुराता हुआ मेरी जानिब बढ़ा और बोला, जनाब प्रिंस साहिब, अगर ये पता चल जाए कि आपकी असल शख्सियत क्या है, नाम क्या है, तो फिर आपसे सलाम दुआ भी की जाए। अब समझ में नहीं आता कि हाथ जोड़कर प्रणाम करें या सलाम करें। मैं मुस्कुराती निगाहों से तनवीर को देखने लगा। फिर मैंने कहा, सलाम और प्रणाम, मेरे ख्याल में सलाम बेहतर रहेगा, इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ। खुदा के फजल से मैं भी मुसलमान हूँ, मैंने कहा और तनवीर का मुंह हैरत से खुल गया। हैं? उसके मुंह से आवाज़ निकली, आप मुसलमान हैं प्रिंस? जी। मगर यहाँ? मेरा मतलब है वैसे तो कोई बात नहीं, मगर क्या ये बात आंटी सरोज दत्त जानती हैं? रीता भी जानती है खूब। हम खुद मुसलमान हैं और ये नहीं कह सकते कि एक हिंदू घराने में ठहरने से हमारे दीन को कोई खतरा लाहिक हो गया है। लेकिन आपके मुसलमान होने पर वाकई ताज्जुब हुआ। यार नाम तो बता दो, हम तो दोस्त हैं। वादा करते हैं कि अगर मना करोगे तो किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताएंगे। आकिल है मेरा नाम, आकिल रफ़ीक। हमारे बारे में तो आप जानते ही हैं। खुदा की कसम खुशी हुई, बड़ी अजीब बात है।
लेकिन आकिल साहब, इन लोगों से आपका क्या ताल्लुक है? तफसील जानना चाहते हैं मिस्टर तनवीर? यार फ़ौरन जानना चाहते हैं, ये कोई बात हुई? आओ ज़रा किसी कोने में चलें। तनवीर ने बेतकल्लुफ़ी से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा और मैं हंसता हुआ उसके साथ आगे बढ़ गया। एक गोशे में पहुंचने के बाद वो बोला, बड़ी बेसब्री हो रही है मुझे। बात इतनी सस्पेंसफुल है कि जानने की ख्वाहिश दिल में बेदार हो गई है और जानने से पहले सुकून मिलना मुमकिन नहीं। कोई ख़ास बात नहीं है। आंटी सरोज दत्त ने रीता के बारे में आपको बताया था। लंदन गए हुए थे ये लोग, हवाई जहाज़ में मुलाकात हुई। रीता जी की हालत ख़राब थी। उस वक्त उन्हें एक इंसानी सहारे की ज़रूरत थी। हालांकि मेरा हिंदुस्तान आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन इन लोगों के हालात के पेशे निगाह चला आया। आप लोगों की बातों से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। दर हकीकत इंसानियत के रिश्ते इन तमाम रिश्तों से मुख्तलिफ होते हैं। इंसान को इंसान की ज़रूरत थी, चुनाचे मैं यहाँ चला आया। यार रीता से मोहब्बत तो नहीं करने लगे हो? तनवीर ने बेतकल्लुफ़ी से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्की बात है? सोच लो। क्यों, आप इतनी उलझन का शिकार क्यों हो गए मिस्टर तनवीर? मैंने सवाल किया और तनवीर ने अजीब से लहजे में कहा, यार इसलिए कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। क्या वाकई? खुदा की कसम बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मगर तनवीर, ये तो बड़ा टेढ़ा मसला है। अगर ये टेढ़ा मसला ना होता तो उससे इजहार मोहब्बत ना कर देता। क्या रीता भी तुम्हें चाहती है? बिल्कुल नहीं। जिस अंदाज में चाहत का तस्वुर मेरे दिल में है, रीता ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। वो ही दीन धर्म का मामला। हाँ यार, जाहिर है हम बचपन के साथी हैं। जिंदगी का बड़ा खुशगवार सफ़र हमने साथ साथ तय किया है। उसके बाद अलहदा हो गए। उस वक्त ये तस्वुर जहन में नहीं था कि आगे चलकर ये दीन धर्म का मामला हमारी राहों में रुकावट बनेगा। रीता जब समझदार हुई तो उसने ये फैसला कर लिया कि मैं उसके लिए शजरे ममनुआ हूँ। लेकिन मैं ये ना समझ सका और यकीन करो रीता को अक्सर याद करता रहा। मगर इस उलझन का कोई हल नहीं है मेरे पास। तुमने रीता से इजहार मोहब्बत किया? मैंने उसी कदर बेतकल्लुफ़ी से पूछा। क्या करता यार, ख्वामखा उसे भी परेशान करने वाली बात थी। पहले ये सोच रहा था कि हो सकता है इस चीज़ का कोई हल निकल आए, मगर सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हल है ही नहीं, बस दिल पर पत्थर की सिल रखी हुई है। कमाल है, इसके बावजूद ये एहसास नहीं होता कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई ऐसा तस्वुर है। एहसास किसी को दिलाकर क्या हासिल? मुझे बताओ वाकई क्या मिलता मुझे? लेकिन मोहब्बतों की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। मैं उसे कम अज़ कम खुश तो देखना चाहता हूँ। जाहिर है मेरी और उसकी ज़िंदगी में कुर्बत मुमकिन नहीं है, तो फिर एक अच्छे दोस्त ही की हैसियत से गुजारा कर रहा हूँ। अगर उसे भी ये बात बता देता और उसके दिल में भी मेरे लिए प्यार पैदा हो जाता तो बिला वजह उलझनों और मुसीबतों का आगाज़ हो जाता। हमारे घरेलू ताल्लुकात ऐसे हैं कि कोई गलत अमल भी नहीं किया जा सकता। वाकई ये बड़ा अलमिया है। हाँ है तो सही, मगर मैं बहुत ही मजबूत एहसाब का मालिक हूँ। इश्क में मजनू नहीं बन गया, बल्कि ये सोचा कि चलो महबूब की भलाई ही की जाए। इसी में ज़िंदगी को सुकून मिल जाता है। बहुत बड़ी बात है तनवीर, वाकई बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे जहन में तो कोई ऐसा तस्वुर पैदा नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं। रीता मेरे लिए काबिल एहतराम हस्ती है। चलो ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि रीता का चक्कर क्या हुआ है? अरे हाँ, बात अधूरी रह गई। तुमने कहा था कि तुम इंसानियत के नाते इन लोगों के साथ यहाँ आ गए। वैसे रीता के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? किस मुसीबत का शिकार है वो जादू के ज़ेर असर बताई जाती है। वैसे हालत बहुत बुरी हो जाती है उसकी। अब समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। उसका कोई इलाज कराया जाए। लंदन किस लिए गई थी आंटी? वैसे तो मैं उनसे ये तमाम बातें पूछ लूँगा, लेकिन जो कुछ तुम्हें मालूम है वो तुम भी बता दो, तनवीर ने कहा और मैंने मुख्तसरन उसे जगराजन के बारे में बताया। जाहिर है ये लोग इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। वैसे होता तो है ये सब कुछ। सुना है इसके बारे में कि ऐसी चक्करबाजियाँ अक्सर लोग कर लिया करते हैं, मगर रीता बहुत अच्छी लड़की है। पता नहीं उसके अपने एहसासात क्या होंगे। बहुत दुखी है अपनी कैफियत से। इन दिनों तो खुश मालूम होती है। हाँ, हैरत अंगेज़ तौर पर खुश है। खैर, खुदा तुम्हें खुश रखे। अब अपने बारे में ये भी बता दो जान के इससे पहले क्या करते रहे हो? तवील अरसे लंदन में क्या किया है? बस यूँ समझ लो दुनिया गर्द हूँ। शहजादे हो किसी मुमलिकत के? अब सारी बातें ही पूछ लोगे? कुछ बातें सिगा राज में भी रहने दो। अच्छा चलो ठीक है, ताउन किया, लेकिन एक बात बताओ, मैं तुम्हें प्रिंस के नाम से ही पुकारूं? हाँ, बेहद ज़रूरी है। यहाँ दरअसल मुझे प्रिंस सिर्फ इसलिए कहा गया है कि मेरी कौमियत का राज न खुल सके। रीता और सरोज दत्त जी जानती हैं कि ऐसा है, लेकिन दूसरे लोगों को हम ये नहीं बता सकते। दूसरे लोगों का जायज़ा लिया तुमने? हाँ, यही कोशिशें कर रहा हूँ और इसीलिए यहाँ रुका हुआ हूँ कि जिस कदर भी मुमकिन हो सके रीता और आंटी सरोज दत्त की मदद की जाए। यार तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना होगा, मैं अभी यही चाहता हूँ।
खुदा की कसम यही समझ लो कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती शख्सियत हो गए हो। मैं ऐसा ही शख्स हूँ। दो ही चीज़ें हैं, ताल्लुकात दरमियान में हैं तो फिर वक्त खुशी से नहीं गुजरता, बल्कि एक ख्वाम खा की मसनूइयत तारी रहती है। मैंने इसीलिए बेतकल्लुफ़ी का इजहार किया है कि तुम मुझे पसंद आए हो। मुआफ़ करना, महसूस ना करना मेरी बात को। नहीं तनवीर, ज़ाहिर है अच्छे लोगों की ज़रूरत किसे नहीं होती। डैडी कारोबारी सिलसिले में जापान जा रही हैं, मैं यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। हम तज्जिया करेंगे रीता का और ज़रा देखेंगे इन लोगों को जो रीता की दौलत हासिल करने के चक्कर में हैं। दौलत का चक्कर ही यार बुरा होता है, और ख़ास तौर से इन हमारे ममालिक में। खैर ये बात ना कहो, दौलत का खेल तो पूरी दुनिया पर मुसल्लत है। हाँ, इससे इनकार नहीं करूँगा। तो फिर हमारे दरमियान यह मुआहिदा, उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, और मैंने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। तनवीर की शख्सियत पसंद आई थी। नाश्ते की मेज़ पर भी सब ठीक ठाक था, और इसके बाद पूरा दिन भी हंसी खुशी गुजरा। हम तीनों बेतकल्लुफ़ी से हवेली के मुख्तलिफ कोशों में सैरो सयाहत करते रहे। तनवीर ने तजवीज़ पेश की कि तौकीर जमा के जापान रवाना होने के बाद हिंदुस्तान के कुछ दूसरे शहरों की सैरो सयाहत की जाए। इस तजवीज़ पर अभी कोई मुकम्मल राय जनी नहीं हुई थी। 3 दिन बड़ी खुशी के साथ गुजरे। चौथे दिन तौकीर जमा साहिब ने सरोज दत्त से इजाज़त मांगी और कहा कि अगर वो इजाज़त दें तो ये अपना जापान का दौरा मुकम्मल कर लें। सरोज दत्त ने गर्दन खम करके कहा, आप ज़रूर जाएं भैया जी, वापस यहीं आएंगे ना? भाई, अपना लखते जिगर छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे पास, इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता है? अगर तुम ये सोच रही हो भाभी कि मैं सिर्फ ज़ुबानी बातें करने के बाद यहाँ से भाग जाऊँगा, तो इस बार यह भी मुमकिन नहीं होगा। वैसे भी काफ़ी फुर्सत से आया हूँ और बहुत अरसे यहाँ रहूँगा। यूँ समझ लीजिए इस बार आपको लेकर ही जाना है। क्या कहूँ भैया जी, कुछ समझ में नहीं आता। आप भी सोचें, गौर करें, ज़रा हमारी बेटी से भी बात करें इस सिलसिले में, और मशवरा करने के बाद मुझे बताएं कि क्या करना है। अब आप ये देख लीजिए कि मैं किन उलझनों से गुजरता रहूँगा। अगर आप यहाँ रहें तो मजाल है इन लोगों की कि मेरी भाभी को नुकसान पहुँचा जाएं, सवाल ही नहीं पैदा होता। भाभी जान, खैर मैं जापान जाता हूँ, वापस आने के बाद आपसे तफसीली बातें होंगी। तौकीर जमा अपने सफ़र की तैयारियाँ करने लगे। तनवीर उन्हें दहली छोड़ने गया और उसके बाद वो वापस आ गया। इस दौरान सरोज दत्त जी तौकीर जमा के बारे में बातें करती रहीं। उन्होंने उनकी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिए। रीता भी हस्बे मामूल खुश व खुर्रम नज़र आ रही थी। तनवीर दहली से वापस नहीं आया था। रीता की मुझसे बात हुई, इस बारे में मैंने कहा, मुझे तो यूं लगता है रीता देवी कि आपके ताल्लुकात हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों से हैं। रीता चंद लम्हे सोच में डूबी रही, फिर आहिस्ता से बोली, भगवान ही जाने ये सब कुछ क्या है। हिंदू मुसलमान दीन धर्म, बेशक ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी हैं, लेकिन ये फासले, बस क्या कहा जाए। हाँ, ये सच है, इत्तफाक की बात है रीता जी के तनवीर से मेरी आपके मौजू पर गुफ्तगू हुई थी। आप लोग बचपन के साथी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर दोस्त की हैसियत से कभी कोई मुझे याद आया तो वो तनवीर था। हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। रीता जी, आपके दिल में कभी तनवीर के लिए कोई और जज्बा पैदा नहीं हुआ? मैंने पूछा, और रीता मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखने लगी। ये उम्र ही ऐसी होती है कि इसमें इन जज्बों का खुसूसी ख्याल रखा जाता है। ये जज्बे ज़िंदगी से करीब तो होते हैं रीता जी, मैं खलूसे दिल से मानती हूँ, और जाहिर है यही ज़िंदगी में मुआविन भी साबित होते हैं और इसमें दिलचस्पी और दिलकशी पैदा करते हैं। इस हिसाब से पहले तो आपने मुझे ये बता दिया है कि ज़हनी तौर पर आप किसी ऐसी शख्सियत से मुतासिर नहीं हैं जो आपके ख्वाबों में रहती हो। हाँ, वैसे भी मैं ख्वाब देखने की आती नहीं हूँ, ज़िंदगी की हकीकतें ज़्यादा अहम होती हैं। आपका क्या ख्याल है प्रिंस? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, मगर तनवीर का जहाँ तक मामला है उसके और मेरे बीच बहुत बड़ी रुकावट रही है। हो सकता है हम लोग एक दूसरे से मुतासिर हो जाते, लेकिन हकीकत पसंदी की निगाहों से देखा जाए तो ये तासुर कोई मायने नहीं रखता। चुनाचे हमने एक दूसरे की दोस्ती अपना ली। हमने? मैंने सवाल किया। हाँ, हमने, मेरा मतलब है मैंने और तनवीर ने। तनवीर के बारे में आप ये बात कैसे कह सकती हैं? क्या मतलब? रीता हैरत से बोली। हो सकता है वो दिल में आपको चाहता हो। चाहता तो वो मुझे है। किस हैसियत से? दोस्त की हैसियत से। और अगर ये चाहत किसी और शक्ल में हो तो मैं इसे उसकी बेवकूफ़ी ही कहूँगी। आप खुद सोचें, उसकी हैसियत कहाँ से हो सकती है? हम लोग भी कट्टर हिंदू हैं और वो कट्टर मुसलमान। ठीक है, जहनों में फ़राकी है, सफाई है, लेकिन दीन धर्म तो नहीं बदले जा सकते। ठीक है, मैंने कहा। रीता खामोश हो गई, काफ़ी देर तक सोचती रही। फिर उसने कहा, तनवीर क्या कहता है इस सिलसिले में? वो आपसे मोहब्बत का इकरार करता है? हैं? उसने ताज्जुब से पूछा। हाँ, और अफसोस भरे अंदाज में कहा है
कि रीता के और उसके दरमियान बिला वजह एक दीवार आ खड़ी हुई है। ये दीवार बिला वजह तो नहीं है आकिल साहब, रीता ने कहा। हाँ, मेरा मतलब है कि दिल तो इन बातों को कबूल नहीं करता। नहीं नहीं, अब ऐसा भी नहीं। दिल ही हैं तो दीन धर्म का एहसास होता है, वरना बाकी कौन मजबूर करता है। खैर रीता जी, अब इन बातों को जाने दें। जाहिर है अब ये सब कुछ एक अलग मौजू है। रीता कुछ अफसरदा सी नजर आने लगी। ना जाने क्यों मैंने इस बात को बखूबी महसूस किया। रात का खाना हमने साथ खाया। तकरीबन 11:30 बजे तनवीर दहली से वापस आ गया। हम लोग सोने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन तनवीर के आ जाने से सब फिर जाग गए। उसने बताया कि तौकीर जमा साहब जापान जा चुके हैं। 12:30 बजे तक हम जागते रहे और इसके बाद अपने अपने कमरों में सोने के लिए चल पड़े। लेकिन बिस्तरों पर लेटे हुए अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अचानक ही बाहर से शोर सुनाई दिया। अजीब सा शोर था। मैं चौंक पड़ा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। दौड़ता हुआ खिड़की तक पहुंचा और खिड़की से बाहर नज़र डाली तो हैरान रह गया। अजीब सी रोशनियां चमक रही थीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आतिशबाजी के अनार छोड़े हों। लेकिन अनार ज़मीन से फ़िज़ा में जाती हैं और ये चिंगारियां फ़िज़ा से ज़मीन पर उतर रही थीं। एक लामुतनाही सिलसिला था। बस यूँ महसूस हो रहा था जैसे चिंगारियों की धारें आसमान से ज़मीन तक आ रही हों। उनमें फूल भी नज़र आ रहे थे, जैसे फूल जड़ी में नज़र आती हैं। जगह जगह ये कैफियत थी और ये सिर्फ हवेली ही में हो रहा था। हवेली में जितने अफराद रहते थे वो चीखो पुकार मचा रहे थे और इधर से उधर दौड़ रहे थे। हल्का हल्का धुआं भी फिजा में बुलंद हो रहा था। मैं हैरानी से आंखें फाड़कर आसमान की सिमत देखने लगा, लेकिन उन चिंगारियों का मखरज आसमान नहीं था, बल्कि ज़मीन से थोड़े ही फासले पर ये चिंगारियां खारिज हो रही थीं और ज़मीन तक पहुंच रही थीं। गालिबन तमाम ही लोग जाग गए थे। दरवाजे और खिड़कियां खुल गई थीं। दुर्गा प्रसाद जी एक सिमत भागे चले जा रहे थे। पता नहीं इन चिंगारियों ने किसी को नुकसान पहुंचाया या नहीं, लेकिन आसमान से बरसने वाली इन चिंगारियों ने माहौल पर जो दहशत तारी कर दी थी वो नाकाबिल यकीन थी। हवेली अब दूसरे मकानात से इतनी दूर भी नहीं थी कि यहाँ की चीखो पुकार वहाँ तक ना पहुँच जाती। बाहर के लोगों को भी इस रोशनी और चीखो पुकार का इल्म हो गया। चुनाचे दूर दूर तक रोशनियाँ होने लगीं। घरों की लाइटें जल रही थीं और लोग सूरत हाल मालूम करने के लिए निकल आए थे। मैंने अब अपने कमरे में घुसे रहना मुनासिब नहीं समझा। दौड़ता हुआ सरोज देवी के कमरे तक पहुंचा। वो भी बाहर निकल आई थी और रीता के साथ एक बालकनी में खड़ी हैरानी से मुंह फाड़े ये मंजर देख रही थी। उनका चेहरा खौफ से सफ़ेद हो रहा था। रीता की निगाहों में एक अजीब सी कैफियत थी, एक वीरानी वीरानी। उसका चेहरा अचानक ही धुला धुला नजर आने लगा। बेचारा तनवीर भी अपनी ख्वाबगाह से निकलकर बालकनी में आ गया और हैरत से मुंह फाड़े ये मंजर देखने लगा। फिर बोला, क्या बमबारी हो रही है? हाँ, आसमान से, मगर आवाज़ धमाके, मेरा मतलब है। नहीं तनवीर, देखो ये एक अजीबोगरीब बात है और उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसके बारे में मैं तुम्हें मुख्तसर तफसील बता चुका हूँ, यानी जादू वगैरह। मगर ये तो बाकायदा आतिशबाजी मालूम होती है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तनवीर की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। सरोज देवी खामोश खड़ी हुई थी और रीता साकित व जामद। चिंगारियों का ये खेल देर तक जारी रहा। हवेली के लोग इधर से उधर भागते रहे। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। फिर वह ना जाने कहाँ कहाँ जा घुसे और उनकी चीखों पुकार भी बंद हो गई। साथ ही चिंगारियों की बारिश भी। ज़मीन पर कोई ऐसा निशान नज़र नहीं आ रहा था जिससे यह एहसास होता कि इस आग ने किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाया है। ना ही कहीं धुआं उठ रहा था, ना कोई चीज़ सुलग रही थी। बस अचानक ही तारीकी फैल गई। फिर अतराफ से लोग उमड़ आए और हवेली के दरवाजे पर चीख चीख कर हवेली वालों को पुकारने लगे। सरोज दत्त जी ने ठंडी सांस लेकर कहा, आज इन लोगों को भी हमारे हालात का इल्म हो गया। अब इन्हें कौन मुतमईन करने जाए? आप यूँ कीजिए कि हवेली तक जाइए, मेरा मतलब है दरवाजे तक। इन लोगों से कहिए कि आप नहीं जानती कि यह सब कुछ क्या है। आप इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानती। इसके अलावा किसी और से कुछ ना कहिए। मैं किसी को भेजे देती हूँ। मैं अच्छी हालत में नहीं हूँ, सरोज दत्त जी ने कहा। और इसके बाद करीब खड़े हुए मुलाजमों से दुर्गा प्रसाद, धोनी शंकर को बुलाने के लिए कहा। दोनों ही एक साथ पहुंचे थे, थर थर कांप रहे थे और उनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। ये क्या हो गया? ये क्या था? बाहर लोग जमा हो गए हैं, उन्हें बता दीजिए कि ये सब कुछ क्या था, सरोज दत्त जी ने कहा। बस हम बता दें, हम क्या जाने? दुर्गा प्रसाद और धोनी शंकर एक साथ बोले। यही उन्हें बता दें कि आप इस बारे में कुछ नहीं जानते। जाहिर है जब आप नहीं जानते तो मैं कैसे जान सकती हूँ, सरोज दत्त जी ने तल्ख लहजे में कहा। धोनी शंकर और दुर्गा प्रसाद एक दूसरे की सूरत देखने लगे। फिर वहां से बाहर निकल गए और हवेली के दरवाजे पर जाकर लोगों को समझाने लगे। ना जाने क्या कुछ कहा था उन्होंने।
लोग फिर भी बहुत देर तक जमा रहे। हम बालकोनी में खड़े खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। तनवीर ने कहा, मैंने ऐसा जादू अमेरिका में कभी नहीं देखा। मुझे एकदम हंसी आ गई। मैंने कहा, अमेरिका के लोग दूसरे किस्म की जादूगरी करते हैं। वाकई ये तो बड़ी अजीब बात है, इसका साइंसी तज्जिया किया जाना चाहिए। कोई लेबॉर्ट्री है तुम्हारे पास? मैंने तनवीर से सवाल किया। यार मजाक उड़ा रहे हो? मेरी तो अकल हैरान हो गई है। आखिर ये सब कुछ क्या था? मैंने आतिशबाजी चलते हुए देखी है, फिजा में भी आतिशबाजी चलती है, मगर यह आतिशबाजी चला कौन रहा था? और फिर हमारी ही रहायशगाह पर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरोज देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहने लगी, जाओ तुम लोग आराम करो। क्या कहूँ अब इस बारे में? तनवीर, तुमने आज अपनी आंखों से भी देख लिया। मैंने तौकीर भाई को इस बारे में तफसीलात बताई थी और यही सब कुछ है। हालांकि ये नया अमल हुआ है। क्या कहते हो तुम इस बारे में? क्या कहूँ आंटी, मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा। सरोज दत्त ने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, जैसा तुम्हारा दिल चाहे करो। जागना चाहते हो मेरे साथ आओ, लेकिन मेरी राय है कि आराम करो। मैं खुद भी जहनी तौर पर काफ़ी परेशान हो गई हूँ। अरे हाँ, अगर दोबारा ऐसा कुछ हो तो फिर मेरे पास आ जाना। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत मेरा साथ नहीं दे सकती। मैंने कहना चाहा कि अगर आप इजाज़त दें तो इस वक्त हम आपके साथ ही रहें, लेकिन चूंकि सरोज देवी हतमी लहजे में ये कह चुकी थी कि वो आराम करना चाहती हैं, इसलिए मुनासिब नहीं समझा। अलबत्ता तनवीर मेरे पीछे पीछे लगा, मेरे कमरे तक आ गया। भाई, बात दरअसल ये है कि हमने ऐसा जादू इससे पहले कभी नहीं देखा। हमारे जहन में तजस्सुस हो तो ये कैसे हो सकता है कि हम जागते रहें और तुम सो जाओ? नहीं तनवीर, आओ बैठो। सो तो मैं भी नहीं सकूंगा, मैंने कहा, और तनवीर मेरे सामने आकर बैठ गया। ये पहली बार हुआ है? हाँ, इन लोगों का यही कहना है। तुम्हें यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए? बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए। तुमने यहाँ आकर ऐसी और कोई बात देखी? हाँ तनवीर, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोग इन दोनों माओ बेटियों के पीछे पड़े हुए हैं। यार एक बात बताओ, अगर हम इन्हें अमेरिका ले जाएं तो क्या ये जादू वहाँ तक इनके पीछे पीछे जाएगा? क्या कहा जा सकता है भाई, वाकई मैं तो परेशान हो गया हूँ। अगर ये सब कुछ होता रहा तो फिर इन दोनों बेचारियों का क्या हाल होगा? और यहाँ का माहौल तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब इनसे अजनबी हों, बस खा पी रहे हों यहाँ। हाँ, ऐसा ही है। इतने दिनों मैंने भी यही अंदाज़ा लगाया है। डैडी आ जाएं, मैं जान की बाजी लगा दूंगा। ज़रा देखूंगा अमेरिका पहुंचने के बाद ये हिंदुस्तानी जादूगर वहाँ उनका पीछा कैसे करते हैं। मैं हंसने लगा। तनवीर बहुत देर तक मुझसे बच्चों जैसी बातें करता रहा। वो इस बात पर शदीद हैरान था और दिल में फैसला कर चुका था कि कल दिन की रोशनी में इस आतिशबाजी का राज मालूम करेगा। लेकिन दिन की रोशनी में एक और ही इंकशाफ हुआ। सुबह को मैं जागा, ज़रूरियात ज़िंदगी से फारिग हुआ। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक दिलचस्प तमाशा नजर आया। तनवीर हवेली के उस पूरे हिस्से में भागता फिर रहा था और मुंह उठाकर गालिबन ये देखने की कोशिश कर रहा था कि चिंगारियां कहाँ से बरसी थीं। कभी वह ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाता और कभी फिजाओं में मुंह उठाकर सूंघने लगता। मैं हंसता रहा। यह अमेरिका पलट पागल हो गया था और ये बात उसकी समझ में ही नहीं आ रही थी कि यह सब कुछ हुआ क्या है। बाहर निकला तो एक मुलाजमा मेरी तरफ दौड़ पड़ी। प्रिंस, आपको बड़ी देवी बुला रही हैं। कौन? सरोज दत्त जी। हाँ, कहाँ हैं? रीता बीबी के कमरे में, मुलाजमा ने कहा और मैं उस जानिब चल पड़ा। रीता बिस्तर पर लेटी हुई थी और सरोज दत्त सर पकड़े उसके करीब बैठी हुई थी। मैं अंदर दाखिल हुआ था तो उन्होंने गर्दन उठाकर मुझे देखा। उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मैंने हैरान होकर कहा, खैरियत, क्या बात है? देखो रीता को क्या हो गया? मैं चौंक कर तेजी से आगे बढ़ा और रीता के बिस्तर के करीब पहुंच गया। दूसरे लम्हे मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। रीता के पूरे चेहरे पर सुरख सुरख दाने नजर आ रहे थे। ये दाने मटर के बराबर थे और गहरे सुरख थे। उसके हसीन चेहरे पर बदनुमा दाने बड़े अजीब लग रहे थे। मैं हैरत से मुंह खोल कर रह गया। रीता के खुले हुए बाजुओं पर भी दाने नजर आ रहे थे। यकीनी तौर पर जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी होंगे। गर्दन तक उनसे भरी हुई थी। रीता खामोश लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। ये कैसे हो गया? मैंने मुतहय्यराना अंदाज में सवाल किया और सरोज दत्त फूट फूट कर रोने लगी। आंटी प्लीज़ अपने आप को संभालिए, ये हुआ कैसे? भगवान ही जाने, रातों रात हो गया। सुबह को इसे भी मालूम हुआ और इसने मुझे बुला भेजा। तब मैंने आकर यह देखा। मगर आंटी ये क्या हो सकता है? क्या चीचक इस तरह निकल आती है? मैंने सवाल किया, लेकिन सरोज दत्त जी ने कोई जवाब नहीं दिया। इतनी देर में तनवीर भी हमारे कमरे में आ गया। उसने अंदर दाखिल होते ही कहा, भाई अपनी समझ में कुछ नहीं आया। ओहो, तुम भी यहाँ हो? फिर उसकी निगाहें गालिबन सरोज दत्त के चेहरे पर पड़ी थीं। वो अपनी जगह साकित रह गया। क्या हुआ आंटी, क्या हुआ?
मैंने उसे इशारे से करीब बुलाया और रीता का चेहरा दिखाया। रीता जाग रही थी लेकिन आंखें बंद किए खामोश पड़ी हुई थी। तनवीर यहाँ भी तस्वीरें हैरत बन गया। उसने फटी फटी आवाज़ में कहा, अरे अरे ये तो हाँ, रातों रात ये हो गया। तनवीर चंद लम्हे दम बखुद खड़ा रहा। फिर उसने कहा, ये तो एक बीमारी होती है। हाँ, चीचक कहते हैं इसे। वही, मगर चीचक नहीं मालूम होती। क्यों? पता नहीं, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। आंटी, इसका तो इलाज होता है। आप इस कदर परेशान क्यों हैं? ये अचानक। फिर वो खुद ही खामोश हो गया और मेरी तरफ अजीब सी निगाहों से देखने लगा। फिर बोला, क्या ये कहीं रात के वाक़े का नतीजा तो नहीं है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सरोज दत्त एक बार फिर रोने लगी थी। नहीं आंटी, प्लीज़ नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम हैं, आप अकेली नहीं हैं आंटी, हम लोग मौजूद हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसका इलाज होगा। रीता, क्या तुम जाग रही हो? हाँ, रीता ने आंखें बंद किए जवाब दिया। परेशान हो? नहीं, वह ठंडी सांस लेकर बोली। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं रीता, हम तुम्हें अकेला थोड़ी छोड़ेंगे। एक एक लम्हा हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल फिक्र मत करो। आंटी, यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर है या मैं दिल्ली चला जाऊँ? सरोज दत्त ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अलबत्ता तनवीर के शाने पर हाथ रखते हुए कहा, तनवीर, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं तुम्हें सूरत हाल बता चुका हूँ रात को। हो सकता है ये कोई बीमारी ना हो, बल्कि जादू ही के असरात हों। ओह मेरे खुदा, ये अजीब जादू है। ये तो बड़ी परेशान कुन बात है आंटी। प्लीज़ आप बिल्कुल महसूस ना करें, आप इत्मीनान रखें। आपकी तमाम मुश्किलात को संभालने के लिए हम मौजूद हैं। मैं हूँ और ये प्रिंस हैं। समझी आंटी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। सरोज दत्त जी ने अपने आंसू खुश्क कर लिए। फिर बोली, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? आंटी, मेरा ख्याल है हम किसी डॉक्टर को यहाँ बुला लेते हैं। अभी हम लोग यही बातें कर रहे थे कि दुर्गा प्रसाद जी, धोनी शंकर और दूसरे लोग आते हुए नजर आए। दरवाज़ा खुला हुआ था। सरोज दत्त ने कहा, इन्हें बाहर ही रोको, मैं भी बाहर आ रही हूँ। रीता को वहीं छोड़कर हम लोग बाहर निकल आए। उन सब के चेहरे धुआं धुआं हो रहे थे। दुर्गा प्रसाद ने कहा, ये क्या हो रहा है बहू? ये हो क्या रहा है आखिर? आपका क्या ख्याल है दुर्गा प्रसाद जी? मेरा क्या ख्याल होता? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। क्या मुझे इस बारे में कुछ मालूम है? सरोज दत्त ने कहा। तो फिर हमें ये बताओ कि हम क्या करें। जो आपका दिल चाहे करें, मैंने कभी आपको कुछ करने से रोका है। मगर ये सब कुछ है क्या? अजीब बातें कर रहे हैं आप। मैं कह चुकी हूँ कि क्या मुझे इस बारे में मालूम है। आप मुझसे ज़्यादा इस सिलसिले में बेहतर जानते हैं। बहू, ठंडे दिल से सोचो, हम भला इसके दुश्मन कैसे हो सकते हैं। और ये सब कुछ आपका जो दिल चाहे कीजिएगा, मुझे परेशान न करें, मुआफ़ी चाहती हूँ। सरोज दत्त ने कहा और कमरे में दाखिल हो गई। दुर्गा प्रसाद और दूसरे तमाम अफराद एक दूसरे की सूरत देख रहे थे। फिर दुर्गा प्रसाद ने कहा, वो सारी बातों का जिम्मेदार हमें समझती है और हम, इससे तो बेहतर है कि हवेली छोड़ दी जाए। भैया, मैं तो जा रहा हूँ। मैं तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर कहीं चला जाता हूँ, समझे। तुम लोग जानो और तुम्हारा काम। दुर्गा प्रसाद जी जानते थे कि जब नौबत यहाँ तक आ गई है तो इसके बाद जो होने वाला है उसके असरात उन पर भी होंगे। चुनाचे उन्होंने इस बहाने यहाँ से खिसक जाना मुनासिब समझा। मैं और तनवीर फिर अंदर आ गए। सरोज देवी को समझाया बुझाया। रीता ने आंखें खोल दी थीं, मुस्कुराती हुई बोली, वैसे मैं ठीक हूँ। ये दाने ज़रूर उभर आए हैं मेरे जिस्म पर, लेकिन मुझे कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं है। तुम लोग इतने परेशान ना हो, देखते हैं आगे भगवान क्या करता है। तनवीर अलबत्ता बहुत ज़्यादा नर्वस नज़र आ रहा था। मैंने उसे भी संभाला। इस सिलसिले में जो चीज़ें हो सकती थीं वो की जाने लगी। सरोज देवी जानती थी कि जब ये बीमारी हो जाए तो उन्हें क्या करना होगा, लेकिन वह बुरी तरह घबरा रही थी। कहने लगी, भगवान जाने ये बीमारी है या रात के वाक़यात का नतीजा। बस मेरा जी घबरा रहा है। मुझे ना जाने क्यों ये एहसास हो रहा है कि यह सब उसका नतीजा है। कोई जवाब नहीं दे सकता था। मैं भी और तनवीर भी, बस हम खामोश ही रहे। अलबत्ता यह पूरा दिन हमने रीता के साथ ही गुजारा। सरोज दत्त भी हमारे साथ ही थी। रात को मैंने कहा, अब क्या इरादा है? हम लोग यहाँ रहेंगे रीता के पास, आप चाहें तो सो सकती हैं। नहीं बेटा, पूरा दिन तो हमारे साथ रहे हो, मैं देखती हूँ क्या होता है। अभी तक तो अंदाज़ा यही हो रहा है कि ये दाने उसी बीमारी की हैं। तो फिर इस सिलसिले में डॉक्टर से क्यों नहीं रुजू किया जाता? मैंने कहा, डॉक्टर इसका इलाज ज़रा कम ही करते हैं। वैसे कर लेंगे, मेरा ख्याल है कल तक इंतज़ार कर लिया जाए। अगर इनमें कोई तब्दीली होती है तो ठीक है, वरना डॉक्टर से बात करेंगे। मैं तनवीर को साथ लेकर बाहर निकल आया। तनवीर मेरे कान खाने के सिवा और क्या कर सकता था। मेरे ही कमरे में आ गया और ना जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें करने लगा। उसकी हालत वाकई बहुत ख़राब हो रही थी।
अगर उसका बस चलता तो वो खुद भी यहाँ से भाग जाता। लेकिन रीता वाकई उसके दिल की गहराइयों में उतरी हुई मालूम होती थी। 12 साढ़े 12 बजे का वक्त होगा कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। तनवीर अभी तक मेरे पास मौजूद था। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सरोज दत्त जी खड़ी हुई थी। उनकी शक्ल देखकर ही हमें यह अंदाज़ा हो गया कि ज़रूर कोई ख़ास बात हुई है। तनवीर भी दरवाजे पर आ गया और उन्होंने कहा, आओ देखो, एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा और हम दोनों उनके साथ तेज़ी से रीता के कमरे की जानिब चल पड़े। दिल धड़क रहा था, ना जाने अब क्या नई मुसीबत आ गई। मेरा दिल धड़क रहा था। तनवीर भी कुछ खोंटों पर जुबान फेर रहा था। हमारी हिम्मत नहीं हुई कि रास्ते में हम सरोज देवी से पूछ लेते कि वो नई मुसीबत क्या है, लेकिन इतना अंदाज़ा हो गया था कि रीता ही बेचारी किसी अजाब का शिकार हुई है। चंद रोज़ बहुत खुशगवार गुजरे थे और रीता को देखकर यह अंदाज़ा नहीं होता था कि वो ऐसी किसी बीमारी का शिकार रही है। लेकिन अब अचानक ही उस पर फिर मुसीबतें नाजिल होना शुरू हो गईं। सरोज देवी ने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। लेकिन अंदर का मंजर देखकर मैं खुद भी दंग रह गया और तनवीर तो जैसे पत्थर का बुत बनकर रह गया। रीता के वो दाने अब सुरख नहीं रहे थे, बल्कि वो नन्हे नन्हे रोशनी के बल्बों की मानंद जल रहे थे। उनसे तेज़ रोशनी फूट रही थी। उसका चेहरा उस रोशनी में इंतहाई अजीब और किसी कदर भयानक लग रहा था। ये बात नाकाबिल यकीन थी। अब वो ख्याल भी तर्क करना पड़ा जो दिन में हम लोगों के जहन में था, यानी हम इसे सिर्फ एक बीमारी समझ रहे थे, मगर ऐसी बीमारी इससे पहले कभी सामने नहीं आई। रीता पूरी तरह रोशन हो रही थी, लेकिन होशो हवास में थी। उसने उस वक्त भी आंखें बंद कर रखी थी। मैं फटी फटी निगाहों से उन रोशन दानों को देख रहा था। सरोज देवी सकते के आलम में खड़ी थी। मैंने आस्था से कहा, ये कब हुआ? कोई 1 घंटे पहले। अचानक ये दाने रोशन होना शुरू हो गए। वो कहती है उसे कोई तकलीफ़ नहीं है, बल्कि वो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल बेहतर है। लेकिन ये सब क्या है? आंटी खुद को संभाले रखिए। जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे सामने है, लेकिन अपने आप को संभाले रखना बहुत ज़रूरी है। सरोज देवी ने ऐसी निगाहों से मुझे देखा कि दर हकीकत मेरा दिल उस वक्त बहुत गमगीन हो गया। अब आंखों में ना जाने क्या क्या कैफियत थी, लेकिन इन तमाम चीज़ों का कोई हल हम में से किसी के पास नहीं था। मैं रीता के करीब बैठ गया और मैंने उसके हाथ को हाथ में लेते हुए कहा, रीता, मेरा हाथ ना छुओ प्रिंस। कहीं ऐसा न हो कि तुम भी मेरी मुसीबत का शिकार हो जाओ। यकीन करो मैं तुम सबकी भलाई चाहती हूँ। मैंने एक ठंडी सांस ली और आहिस्ता से कहा, रीता, तुम इस तकलीफ़ में अपने आप को तन्हा क्यों समझती हो? यकीन करो जो कुछ तुम पर बीत रही है, अगर हमारे बस में होता तो हम उसे तकसीम कर लेते और तुम्हारे इस दुख में बराबर के शरीक हो जाते। भगवान न करे जो तुम ऐसी किसी मुसीबत का शिकार हो। रीता ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। तनवीर भी अब संभल गया था। रीता के पास आ बैठा और बोला, दीवानी लड़की, बचपन में हम जितना साथ रहते थे और जिस तरह एक दूसरे का दुख दर्द बांटते थे, क्या अब वक्त तब्दील हो गया है? मैं वही हूँ रीता, वही तेरा तनवीर हूँ जिसे तू प्यार से तन्नू कहा करती थी। हकीकत यह है कि प्रिंस, अपने दिल में तुम्हारे लिए जो जज्बे रखते हैं वो मेरे सीने पर कर्ज हो गई हैं। रीता, एक बात मैं तुमसे कह देता हूँ, वो ये कि अपने आप को बिल्कुल तन्हा ना समझना। मैं उस वक्त तक अमेरिका वापस नहीं जाऊँगा जब तक कि तुम्हें बेहतर हालत में ना देख लूँ, और इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा ज़रूर करूँगा। तुम दोनों मेरे लिए भगवान की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हो, वरना सच मानो मुझे सबसे ज़्यादा ख्याल माता जी का है। वो अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस करती हैं। मैं लाख बीमार होने के लिए तैयार हूँ अगर मेरी माँ को दुख ना हो। सरोज देवी सिसकने लगी। तनवीर ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं आंटी, आप रोएंगी नहीं। मैं आपसे कह देता हूँ, आप बिल्कुल तन्हा नहीं हैं। अब तक जो बीती है वो तो बीत ही गई, लेकिन आइंदा हर लम्हे हम आपके साथ हैं। बिल्कुल फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों ही उन दोनों माँ बेटियों को तसल्लियाँ देते रहे, लेकिन दोनों ही की अक्लें चकराई हुई थीं। भला इन रोशन चिरागों को हम क्या करते? मैं तो कम से कम थोड़ी बहुत तफसीलात जानता था। बेचारा तनवीर तो इस मामले में बिल्कुल ही कोरा था। वैसे हमदर्द नौजवान था, मुझसे अपने दिल की बात कह चुका था। मैं समझता था कि उसके दिल में रीता के लिए प्यार है। हरचंद के इस प्यार का उसके पास कोई हल नहीं था, लेकिन मोहब्बत तो इन तमाम चीज़ों से अलग की चीज़ होती है। वह इसके बावजूद रीता को चाहता था। वक्त गुजरता रहा। आंटी सरोज एक आराम कुर्सी पर दराज हो गई थी। हमने उन्हें तसल्लियाँ दिलाईं। रीता ने हमें अपनी कैफियत बताते हुए कहा कि जिस्मानी तौर पर वो अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस कर रही है, और अगर उसे कहा जाए कि मील भर पैदल चले तो इसमें ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी। बस ये जो सब कुछ है वो है। आंटी सरोज को हमने बमुश्किल तमाम सुलाने की कोशिश की और वो बिस्तर पर जाने की बजाय आराम कुर्सी पर ही दराज होकर सो गईं।
हम दोनों सरगोशियों के अंदाज में रीता से बातें करते रहे। रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त होगा जब रीता के जिस्म पर रोशन चिराग बुझने लगे और उनकी रोशनी मध्यम पड़ने लगी। इस तब्दीली को हम सब ने गहरी निगाहों से देखा। मैंने खुसूसी तौर पर इनके बारे में तबसरा करने से गुरेज किया क्योंकि ये बातें रीता को खौफजदा करती और तनवीर को परेशान। जाहिर है इसका कोई हल तो था नहीं हमारे पास। फिर वह चिराग रफ्ता रफ्ता बिल्कुल ही बुझ गए और रीता हंस पड़ी। उसकी हंसी भी बड़ी अजीब सी थी। कहने लगी, लो दोस्तों, हम बुझ गए। खुदा न करे रीता, तुम हमेशा रोशन रहो, जिंदगी से, उमंगों से, आरजुओं से। तनवीर ने कहा, मेरा मतलब इन चिरागों से था। क्या खूबसूरत लग रही होंगी मैं। लोग तो अपने आप को नुमाया करने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। अब देखना यह है कि ये चिराग रात को जलते हैं और सुबह को बुझते हैं या बुझ गए सो बुझ गए। बात बड़ी दुख भरी थी लेकिन अंदाज अजीब सा था। मैं बगौर उसके उन दानों को देखने लगा जिनके ऊपरी हिस्से पर कोई ऐसी कैफियत नहीं थी। अब वो फिर सुर्खी माइल होने लगे, गोया रात के किसी हिस्से में इन्हें रोशन हो जाना था। लेकिन सुबह तकरीबन 4:45 बजे का वक्त था। रीता पर गनूदगी तारी थी। मैं और तनवीर जाग रहे थे। तनवीर भी बेचारा चकराया हुआ था। रीता के सोने की वजह से हम कोई बात भी नहीं कर सकते थे कि अचानक रीता के चेहरे पर मौजूद दानों से हल्का हल्का पानी सा रिसने लगा। ये गंदा और मैला पानी था और बहता हुआ नीचे आ रहा था। इस कैफियत से हम चौंक पड़े। रीता को जगाना मुनासिब नहीं समझा लेकिन उसके पूरे जिस्म से ऐसा ही पानी बह रहा था और ये बड़ी अजीब बात थी। अब क्या होगा? तनवीर ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा, आप लोग कुछ भी कहते रहें, आखिर मेडिकल साइंस भी कोई चीज़ है। इनका तज्जिया तो होना चाहिए। और प्रिंस, आप रोशन ख्याल आदमी हैं। आप भी इन लोगों को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर रहे कि ये डॉक्टर से रुजू करें। तनवीर बहुत से डॉक्टरों को दिखा चुकी हैं आंटी, लेकिन ये कैफियत इससे पहले नहीं हुई। अब तो इन्हें डॉक्टर के पास ले चलना नागुज़ीर हो गया है। आंटी सरोज जाग गई और हमारी गुफ्तगू सुनने लगी। फिर अचानक ही हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। कहने लगी, क्या बात है? कोई ख़ास बात है? ओह, ये दाने बुझ गए। वो करीब आई और दूसरे लम्हे सीने पर हाथ रखकर सीधी हो गई। हैं, ये क्या हो रहा है? उनके मुंह से चीखती हुई सी आवाज़ निकली और इस आवाज़ से एक बार फिर रीता की आंख खुल गई। अब उसने अपने भीगे हुए लिबास और बहते हुए पानी को देखा और एक ठंडी सांस लेकर आंखें बंद कर लीं। उसकी गमज़दा कैफियत का बखूबी अंदाज़ा होता था। तनवीर ने कहा, आंटी, मैं रीता को दिल्ली ले जाऊंगा। मैं वहाँ इसे किसी अच्छे अस्पताल में दिखाऊंगा। अब आप बराहे करम मुझे इससे मना ना करें, सरोज देवी ने ठंडी सांस भर कर कहा। रीता ने रात को कहा था कि तुम दोनों उसके लिए भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो। हकीकत है, मैं भी यही समझती हूँ। इतने दिनों से मुझे प्रिंस ने सहारा दिया हुआ था और अब तनवीर तुम भी आ गए। अब मैं बेबस हो चुकी हूँ। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, जैसा तुम पसंद करो। तो फिर आप बाहर जाइए, गाड़ी निकलवाइए। हम तीनों रीता को लेकर दिल्ली चलेंगे। किसी और की ज़रूरत नहीं है हमें। सरोज देवी खामोशी से बाहर निकल गई। रीता ने कहा, यह मसला ज़रा गड़बड़ है। इस तरह तो मैं खुद भी बुरी तरह निढाल हो जाऊंगी। तुम्हें कोई ख़ास तकलीफ़ महसूस हो रही है रीता? यकीन करो, तकलीफ़ का ज़रा बराबर कोई एहसास नहीं। कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक हूँ। बदन भी हल्का हल्का लग रहा है। बस ये जो पानी बह रहा है इन दानों से, इनसे ज़रा घिन आ रही है। कोई बात नहीं, तुम बेफिक्र रहो। हम तुम्हारी हर तकलीफ़ को संभालने के लिए तैयार हैं। क्या सिला दूंगी मैं तुम लोगों को? इसका क्या सिला दूंगी? तुम्हारी तंदुरुस्ती ही हमारा सिला होगी रीता, मैंने कहा। सरोज देवी ने बड़ी हिम्मत के साथ तमाम तैयारियां की थी। रकम वगैरह साथ ली, बहुत से लिबास भी साथ लिए, जिनके सूटकेस मुलाजमों ने तैयार करके गाड़ी की बड़ी डिग्गी में रख दिए थे। आंटी सरोज के पास बहुत शानदार गाड़ी थी। सुबह के तकरीबन 6:15 बजे थे जब हमने रीता को संभाला दिया और उसे गाड़ी में पहुंचा दिया। आंटी सरोज ने उसे नया लिबास तब्दील करवा दिया जो रफ्ता रफ्ता भीगता जा रहा था। उसे एहतियात से गाड़ी में बिठाया गया। मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली और तनवीर मेरे पास आ बैठा, जबकि आंटी सरोज गाड़ी की पिछली सीट पर रीता के साथ थी। हम दिल्ली तक का सफ़र तय करते रहे। आंटी सरोज ने खुद ही दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों के बारे में तफसीलात बताईं और फिर एक बहुत ही शानदार प्राइवेट अस्पताल के अहाते में हमारी गाड़ी रुक गई। यहाँ बेहतरीन इंतजामात थे। फ़ौरन स्ट्रेचर आ गया और रीता को उस पर लिटाकर अंदर ले जाया गया। आंटी सरोज तनवीर के साथ डॉक्टरों से गुफ्तगू करती हुई चली गई। मैं रीता के साथ एमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंच गया। कई डॉक्टर ड्यूटी पर थे। वैसे भी ये बहुत बड़े बड़े लोगों का अस्पताल था और यहाँ मामूली लोग नहीं आते थे, क्योंकि यहाँ के अखराजात भी बेपनाह थे। उसी मुनासबत से यहाँ देखभाल का भी खुसूसी इंतज़ाम था। चंद छोटे डॉक्टर इब्तदाई कामों में मसरूफ़ हो गए।
लेकिन सरोज दत्त जी गालिबन कुछ बड़े बड़े डॉक्टरों को टेलीफोन कर रही थीं और फिर खुसूसी तौर पर थोड़ी ही देर के अंदर अंदर रीता को एक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ उसके लिए बिस्तर का भी खास इंतज़ाम किया गया था। दिन को तकरीबन 9:15 बजे 2 बड़े डॉक्टर आ गए और रीता को स्ट्रेचर पर लिटाकर किसी खास कमरे में ले जाया गया। हम लोगों को बाहर ही रहने दिया गया। डॉक्टर वहाँ तकरीबन 1 घंटा मसरूफ़ रहे और इसके बाद रीता को नया लिबास तब्दील करा के उसी कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। फिर डॉक्टरों ने हमारे सामने आकर कहा, ये अजीबोगरीब मरीज़ है, ज़रा हमें इसके बारे में तफसीलात बता दीजिए। दोनों डॉक्टर हमारे सामने बैठ गए और सरोज दत्त जी उन्हें उन वाक़यात की तफसील बताने लगी। माजी की और कोई बात उन्होंने डॉक्टरों के सामने नहीं कही। जाहिर है ये अनोखी कहानी सबके सामने तो बयान नहीं की जा सकती। डॉक्टर हैरानी से सरोज दत्त जी का मुंह देख रहे थे। उन्होंने कहा, कोई ऐसी खास चीज़ खा ली गई हो या खिला दी गई हो, उसकी कोई निशानदेही कर सकती हैं आप? नहीं डॉक्टर, बिल्कुल नहीं। वो कतई तौर पर नॉर्मल थी और इसने खुराक भी मामूल के मुताबिक ली थी। इससे पहले इन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ महसूस हुई नहीं, बस जहनी तौर पर गैर मुतवाज़िन रहती थी। यानी किस तरह? कभी कभी अजीब सी कैफियत का शिकार हो जाती थी, जैसे कोई दौरा पड़ गया हो। डॉक्टर हैरानी से सूरत देखते रहे। फिर उनमें से एक ने कहा, आपकी इजाज़त से हमें इनके चंद टेस्ट लेना होंगे, मसलन खून के टेस्ट और कई ऐसे टेस्ट। हम उसके लिए तैयारियां करते हैं। आपको यहाँ खासा वक्त गुजारना होगा। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें डॉक्टर, जिस तरह आप पसंद करें कार्रवाई करें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुकम्मल तौर पर इलाज हो और आप लोगों को किसी नतीजे पर पहुँचना चाहिए। वैसे मैं आपसे कहूँ मैडम कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 27 साल इस पेशे में गुजारे हैं। मेरे सामने इस अंदाज का ये पहला मरीज़ है और ये केस मेरे लिए काफ़ी दिलचस्पी का बायस हो सकता है। आपकी दिलचस्पी आपके साथ है डॉक्टर। मुझे अपनी बच्ची की तंदुरुस्ती चाहिए। हम इतनी कोशिश करेंगे कि उसके बाद कोशिशों का तस्वुर ख़त्म हो जाएगा। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। दिन गुजरने लगा। हम रीता के पास ही थे और उससे उसकी कैफियत के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। उसने हमें बताया कि जिस्मानी तौर पर वो बिल्कुल तंदुरुस्त है और उसे इस पानी के बहने से भी कोई कमी महसूस नहीं होती। इस दौरान कुछ दवाएं इस्तेमाल की गईं, 2-3 इंजेक्शन भी दिए गए। अपनी जैसी तमाम कार्रवाइयाँ डॉक्टर ने शुरू कर दी। फिर खून वगैरह लिया गया और इसके बाद खुसूसी तौर पर एमरजेंसी में उसका टेस्ट कराया जाने लगा। डॉक्टर इस सिलसिले में खुद भी काफ़ी मुस्ताद नज़र आ रहे थे। खुसूसी तौर पर वो बड़े डॉक्टर जो दिन में सिर्फ एक बार हस्पताल आया करते थे, शाम तक 5 या 6 चक्कर लगा कर गए और हर बार उन्होंने रीता की इस कैफियत का जायज़ा लिया। रात हो गई, लेकिन उस रात रीता के वो चिराग रोशन नहीं हुए, बल्कि उसकी वही कैफियत रही। अलबत्ता पानी का रिसना आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। रात गुजर गई। दूसरी सुबह पानी रिसना बंद हो गया, लेकिन अब वो बदनुमा निशान एक बार फिर से सुर्ख होने लगे। कोई बात होती तो समझ में आती। सबके सब परेशान थे। खून इंतहाई मुनासिब और उन तमाम अज्जा से भरपूर है जो ज़िंदगी से और सेहत से ताल्लुक़ रखती हैं। बाकी तमाम टेस्ट भी ठीक हैं, डॉक्टर राम प्रसाद ने कहा। हम इस केस को बहुत अजीब तरीके से रीड कर रही हैं और यकीनी तौर पर इसकी रिपोर्ट कई गैर ममालिक में भिजवाई जाएगी। ताहम हमें कोशिश करने दीजिए। इस सिलसिले में हमें 1 हफ्ता दरकार होगा। आप अपने तमाम मुनासिब बंदोबस्त कर लीजिएगा। यहाँ जिस किस्म की सहूलतें आप चाहें आपको दी जा सकती हैं। सरोज देवी दौलतमंद खातून थी, कोई मसला ही नहीं था। हमें आराम के लिए एक अलग कमरा दे दिया गया और रीता के साथ एक फ़र्द को रात को रहने की इजाज़त मिल गई। बाकी लोग दिन में पूरा दिन उसके साथ रह सकते थे। हम रीता को तसल्लियाँ देते रहे, उसकी कैफियत मालूम करते रहे। उस वक्त तनवीर रीता के पास था और मैं दूसरे कमरे में सरोज दत्त के साथ। मैंने आहिस्ता से कहा, आंटी क्या आपका ख्याल है कि डॉक्टर इस बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे? नहीं, सरोज दत्त ने जवाब दिया। मैं चौंक कर उनकी सूरत देखने लगा। उनके चेहरे पर मायूसी बिखरी हुई थी। तो फिर आंटी मेरा मतलब है कि यहाँ अस्पताल में मेरे जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था। बहुत कुछ करा चुकी हूँ मैं, लेकिन हकीकतों से तुम आशना हो। तनवीर नहीं जानता, ना ही वो इन बातों को समझ सकेगा, लेकिन आखिर मैं बेबस हो चुकी हूँ। मेरे हाथ पांव मफलूज हो चुके हैं। सिर्फ ममता का जज्बा, मोहब्बत का जज्बा मुझे अपने पैरों पर खड़ा किए हुए है, वरना मेरा दिल तो ये चाहता है कि एक बिस्तर पर लेट जाऊँ, लेटी रहूँ, कभी ना उठूँ, कभी भी नहीं। इतनी थक चुकी हूँ मैं एक ख्याल रखती थी, वो ये कि जो कुछ हो रहा है वो कैलाश दत्त की छोड़ी हुई दौलत की वजह से है, लेकिन ये सहारा भी टूट गया, आस भी टूट गई। मैं सारी दौलत किसी को देकर कहती कि मेरी बच्ची का जीवन मुझे वापस दे दो और इस दौलत से मुझे छुटकारा दिला दो।
मगर जो कहानी तुमने सुनाई है वो ये कहती है कि अब ये सब कुछ मेरे बस में नहीं रहा। आंटी, मुझे खुद भी यहाँ इस अस्पताल में बहुत ज़्यादा सुकून नहीं हासिल हुआ। मैं अब तुम लोगों के शानों पर सवार हूँ। जो तुम चाहो करो, मैं तुम्हारे किसी भी मामले में दखल नहीं दूंगी। वापस चलना चाहो वापस चलो, जो कुछ भी करना चाहते हो करो, सरोज दत्त ने सिसकियाँ लेते हुए कहा। रीता की कैफियत में तब्दीलियाँ नमूदार होती रहीं। तीसरी रात उसके वो दाने फिर गहरे सुर्ख हुए और रात को रोशन हो गए। डॉक्टरों को दिखाया गया तो हैरान रह गए और सारी रात रीता के साथ उन अजीबोगरीब दानों का तज्जिया करते रहे जिनसे तेज़ रोशनी फूट रही थी। राम प्रसाद के अलावा डॉक्टर माथुर थे, जिन्होंने सारी उम्र गैर ममालिक में गुजारी थी। वो भी उन दानों को देखकर शशदर थे और उस वक्त उनकी आंखें शदीद हैरत से फैली हुई थी। वो अनोखे अनोखे तरीके इख्तियार करके उन दानों का तज्जिया कर रहे थे और रीता मुस्कुराती निगाहों से उन्हें देख रही थी। कहिए डॉक्टर साहब, क्या अंदाज़ा लगाया आपने? ज़रा ये तो मालूम कीजिए कि मेरे जिस्म में बरकी रो दौड़ रही है या नहीं। क्या मतलब? मैं इलेक्ट्रॉनिक गर्ल बन गई हूँ, रीता ने हंसते हुए कहा। ओह नहीं बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, डॉक्टर माथुर ने हमदर्दी से कहा। फिर चौथे दिन एक और दिलदोज़ कैफियत से दो चार होना पड़ा। रीता ने बताया कि उसके सर के दोनों हिस्सों में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। उसने हाथ से अपने सर के उन हिस्सों को टटोलते हुए कहा, देखो तुम लोग देखो, ये हिस्से कुछ उभरते चले आ रही हैं। मैंने, तनवीर ने और सरोज दत्त जी ने देखा। अजीब सा उभार था वो, नौकीला। डॉक्टर भी सिलसिले में मुस्ताद हो गए। दोपहर तक ये उभार इतने ऊंचे हो गए कि तकरीबन आधा आधा इंच सर से बाहर निकल गए। रीता मुसलसल उन्हें हाथ लगा लगा कर देख रही थी। उसने हंसते हुए कहा, लो अब मेरे सींग निकल रहे हैं और अब मैं सींगों वाली गाय बन जाऊंगी। क्या क्या होना है मेरे साथ, तनवीर देख रहे हो? उसने कहा और तनवीर एक सिसकी सी लेकर खामोश हो गया। ये नई मुसीबत सामने आई थी और इस तेज़ी से बढ़ी थी कि खुद डॉक्टर भी पागल हो गए थे। सर के बहुत से एक्सरे लिए गए। दो मुख्तलिफ हिस्सों में उन सींगनुमा हड्डियों का उभार बड़ा ताज्जुब खेज था। दानों की वही कैफियत थी। इस तरह तकरीबन 2.5 इंच ऊपर ये सींग निकल आए और रीता का चेहरा अजीबोगरीब हो गया। वो अब खुद ही अपना मजाक उड़ाती थी। हैरानकुन बात यह थी कि उसके जिस्म में कोई कमज़ोरी नहीं महसूस होती थी। डॉक्टर अजीबोगरीब कैफियत का शिकार थे। बहुत से मरीज तक रीता को देखने आते और उसके लिए बमुश्किल तमाम पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि रीता इससे अजीब सी कैफियत का शिकार हो जाती।